Hello everyone. I hope that you all are fine. So in the last video we have discussed that what are the bases of lexical studies. Lexicology क्या है, lexical studies क्या है, lexicon, lemma, lexis. We discussed all the things. And in this video I have chosen a very informative topic of semantics and lexical studies, that is the model of meaning given by Geoffrey Leach. अब हम देखते हैं. एक्चुअली जॉफ्री लीच एक लिंग्विस्ट था, एक रिसर्चर था जिसने मीनिंग्स के ऊपर एक मॉडल दिया. उसने ये सोचा कि मीनिंग्स जो हैं उसके बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, यानी कि एक वर्ड सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं होता. एक वर्ड है तो उसके मीनिंग्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं, और उसने उसी को मद्देनज़र रखते हुए मीनिंग्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. उसने ये बताया कि एक डिक्शनरी जो है उसमें हमें वर्ड्स तो मिल जाते हैं, हमें उसकी मीनिंग की डीपर नॉलेज भी मिल जाती है एक डिक्शनरी में, कि हमें पता होता है कि इस वर्ड का ये मीनिंग है. और उसने उसमें ये भी बताया कि जो डिक्शनरी कंपाइलेशन के कोर एलिमेंट्स, यानी कि जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो दो हैं. एक सेमेसियोलॉजी, एक लेक्सिकोलॉजी. मैंने लास्ट वीडियो में बताया डेट सेमेसियोलॉजी क्या है हमारे पास. दिस इज द ब्रांच ऑफ लेक्सिकोलॉजी डेट डील्स विद द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. और लेक्सिकोलॉजी हमें पता है कि ये वर्ड की सारी करेक्टरिस्टिक्स को देखती है. ये वाली ब्रांच जो लिंग्विस्टिक्स की है, लेक्सिकोलॉजी. तो अब हम देखते हैं कि जॉफ्री लीच ने मीनिंग्स को किस तरह डिवाइड किया. सो ही डिवाइडेड द टाइप्स ऑफ मीनिंग इन 7: कॉन्सेप्चुअल, कॉनोटेटिव, स्टाइलिस्टिक्स, अफेक्टिव, कॉलोकेटिव एंड थीमेटिक. अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं. नंबर 1, वी हैव कॉन्सेप्चुअल मीनिंग. इसको देखते ही जहन में आता है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट. हमारी थिंकिंग से जो चीज़ रिलेट करती है, मतलब एक वर्ड को देखते ही जो हमारे जहन में उसका मीनिंग आता है, दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, कि हमें उस चीज़ का कॉन्सेप्ट है. और इसको हम डेनोटेटिव भी कहते हैं और कॉग्निटिव भी कहते हैं. कॉग्निटिव मीन्स समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर थिंकिंग. और लीच ने कहा कि ये जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है ये प्राइमरी है, यानी कि ये फर्स्ट स्टेप है. यू कैन से दिस इज़ इनिशियल. ये हर मीनिंग का ये तो लाजमी होता है कि वो कॉन्सेप्चुअल होता है. और उसने 2 प्रिंसिपल्स दिए थे. एक प्रिंसिपल बेस करता था सेक्शनल और चॉइस एस्पेक्ट को, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के, और दूसरा सिंटैग्मेटिक और कंबाइनेटरी एस्पेक्ट को करता था. द नंबर 1 वाज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिवनेस एंड द सेकेंड वन वाज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर. दोनों उसने प्रिंसिपल्स दिए थे. अब ये प्रिंसिपल्स थे कि लैंग्वेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेक्शंस बना बना के पहले में, और दूसरे में उसके सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए कि किस तरह से उनको कंबाइन करना है. उस प्रिंसिपल को उसने दिया था. नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल. द मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड वुमेन कैन बी स्पेसिफाइड एज कंसिस्टिंग ऑफ द सिमेंटिक फीचर. यानी कि अगर हम किसी को कहते हैं ना वुमेन, तो हमें साथ ही पता लग जाता है, हमारे जहन में वो सारे फीचर्स आ जाते हैं, उसके मीनिंग रिलेट कर रहे हैं ना उसके साथ, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग आ गया. हमें उसको देखते सोचते ही पता लग जाता है कि वुमेन एक फीमेल की बात हो रही है. यहाँ पर वुमेन की बात हो रही है, दिस इज कॉन्सेप्चुअल. अगर मैं कहूँ मेल, तो इट्स ऑब्वियस कि हु इज़ मेल. हम किस चीज़ को मेल कह रहे हैं, किस इंसान को मेल कह रहे हैं. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, दीज आर कॉन्सेप्चुअल. अब अगर मैं कहूँ नीडल, अब फॉरन जहन में आ जाता है, नीडल की इमेज आ जाती है माइंड में. दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, कि हमें पता है नीडल इज़ थिन, नीडल इज़ शार्प, और वो स्टील की बनी होती है. तो जितनी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सारी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देती हैं. वर्ड्स का जो प्राइमरी मीनिंग होता है, प्राइमरी टाइप है, वो है कॉन्सेप्चुअल मीनिंग की. नेक्स्ट वी हैव कॉनोटेटिव मीनिंग. अब कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, पहले मैं बताती चलूँ. कॉनोटेटिव ऐसी लाइक कॉनोटेशन होती है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स. यू कैन से पॉजिटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव कॉनोटेशन एंड न्यूट्रल कॉनोटेशन. यानी कि किसी चीज़ को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं और किस चीज़ से रेफर कर रहे हैं उसको, दैट इज कॉनोटेटिव. तो कॉनोटेटिव मीनिंग इज द कम्युनिकेटिव वैल्यू एंड एक्सप्रेशन हैज बाय वर्च्यू ऑफ व्हाट इट रेफर्स टू ओवर एंड अबव इट्स प्योरली कॉन्सेप्चुअल कॉन्टेंट. अब कॉनोटेशन ऐसी हमें यू कैन से मीनिंग होता है कि हम ये देखते हैं कि रीडर ने या किसी जो बंदा उस वर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, जो उस वर्ड को पढ़ रहा है, वो उसका क्या मीनिंग परसीव कर रहा है. तो वो जो मीनिंग परसीव कर रहा है, जो मीनिंग इंटरप्रेट कर रहा है, उसके लिए वो कॉनोटेटिव मीनिंग है. ठीक है, कि अब मैं अगर बोल रही हूँ वट यू आर इन्फरिंग बाय माई स्पीच, बाय माई कम्युनिकेशन, दिस इज कॉनोटेटिव मीनिंग टू योर सेल्फ. तो कॉनोटेशन बेसिकली कि दूसरा बंदा आपकी बात से या उस वर्ड को देख के क्या इन्फर कर रहा है, दैट इज कॉनोटेटिव मीनिंग. इट सजेस्ट डिफरेंट एसोसिएशंस देन इट्स लिटरल मीनिंग. जाहिर है कॉनोटेशन में हम सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं जाते, हम इसके
डिफरेंट एसोसिएशंस तक भी जाते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लू कलर है, ठीक है, बट इट इज़ ऑल्सो अ वर्ड यूज टू डिस्क्राइब अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एज इन शी इज़ फीलिंग ब्लू. और ब्लू जो है कलर ये काल्मनेस को भी डिपिक्ट करता है, रिलैक्सनेस को भी यू कैन से डिपिक्ट करता है. तो एक चीज़ के बहुत से मतलब होते हैं, कॉनोटेशंस होती हैं कि ये पॉजिटिव वे में यूज़ हो रही हैं या नेगेटिव में. तो शी इज़ फीलिंग ब्लू, अब ऐसा नहीं है कि वो नीली हो रही है. शी इज़ फीलिंग ब्लू मीन्स शी इज़ फीलिंग सैड. तो ये है इसका कॉनोटेटिव मीनिंग. अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉनोटेशन कौन कौन सी हैं. एक है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल. स्टार्टिंग विद द पॉजिटिव कॉनोटेशन. पॉजिटिव कॉनोटेशन होती है कि हम अच्छा रिस्पॉन्स देना, किसी चीज़ को अच्छे इमोशंस के साथ वैल्यू करना, अच्छी चीज़ के साथ जोड़ना, दैट इज़ पॉजिटिव कॉनोटेशन. लाइक डिस्क्राइबिंग सम इमोशंस और एम्बिशंस सच एज, अगर हम किसी को एम्बिशियस कह रहे हो ना तो हम कहते हैं गो गेटर, ठीक है, तो दैट्स अ पॉजिटिव कॉनोटेशन. और अगर हम इसी एम्बिशियस पर्सन को अगर मैं कह दूं ओवर अचीवर तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन है. जैसे एक कॉन्फिडेंट है, किसी को कॉन्फिडेंट कहो तो दैट इज पॉजिटिव कॉनोटेशन, दैट अ पर्सन इज हैविंग मच कॉन्फिडेंस. लेकिन अगर मैं कहूँ ओवर कॉन्फिडेंट तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, यानी कि वो अनफेवरेबल थिंग को जो डिपिक्ट करेगी वो नेगेटिव कॉनोटेशन होगी. और एक है न्यूट्रल कॉनोटेशन, यानी इसमें हम ना तो अच्छी चीज़ को की तरफ जा रहे होते हैं ना बुरी की तरफ. वी रिमेन्स न्यूट्रल, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ नहीं आती इसमें. यानी कि हम सिंपल कह देंगे ही इज़ एम्बिशियस, बात खत्म हो गई. कोई जजमेंट नहीं है, कोई अच्छी या बुरी चीज़ हमने नहीं की. बीइंग न्यूट्रल इज न्यूट्रल कॉनोटेशन. अब हम बात करते हैं सोशल या स्टाइलिस्टिक मीनिंग का. सोशल क्या मतलब है कि ऐसा मीनिंग जो हम सोशल अपना सोशली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, सोशल कल्चर के लिहाज से हम सोशली जो मीनिंग यूज़ कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, वो होता है सोशल मीनिंग. कि एक इलाके में रहने वाले लोग या एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ना, उसके जो मीनिंग्स होंगे दैट विल बी सोशल मीनिंग. द मीनिंग कन्वेड बाय द पीस ऑफ लैंग्वेज अबाउट द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स यूज इज कॉल्ड सोशल मीनिंग. और सोशल मीनिंग इज रिलेटेड टू द सिचुएशन इन विच एन utterance इज यूज्ड. इट इज़ ऑल्सो विद द अकॉर्डेंस ऑफ जियोग्राफिकल स्टेटस. जैसे कि मैंने बताया कि एक इलाके में रहने वाले लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं उनके जो मीनिंग्स इन्फ्रेंसेस होते हैं दैट आर कैटेगराइज्ड अंडर सोशल मीनिंग्स. तो अब आती है इसकी एग्जांपल कि आई एंट डन नथिंग. हर जगह तो आई एंट नहीं बोला जाता ना, तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि हम इसका क्या मतलब लेते हैं. द लाइन टेल्स अस अबाउट द स्पीकर एंड दैट इज द स्पीकर इज प्रोबेबली अ ब्लैक अमेरिकन, अंडर प्रिविलेज्ड एंड अनएजुकेटेड. तो ये बेसिकली एग्जांपल है सोशल मीनिंग की कि हम लेते क्या हैं, हम क्या एक इलाके में रहने वाले क्या डायलेक्ट्स होते हैं, क्या लैंग्वेज होते हैं, उसको जो हम परसीव कर लेते हैं दैट इज सोशल मीनिंग ऑफ दैट लैंग्वेज. अब आते हैं अफेक्टिव और इमोटिव मीनिंग में. अफेक्टिव ऐसी चीज़ होती है जो हमारी इमोशंस या हमारी फीलिंग्स के साथ जो चीज़ जुड़ी हो, दैट इज़ अफेक्टिव. तो किसी भी वर्ड का ऐसा मीनिंग जो हमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स की तरफ रिफ्लेक्ट करे, हमारे अपने पर्सनल फीलिंग्स की तरफ हमारे इमोशंस को ध्यान लेकर जाए, दैट मीनिंग हमारे पास होगा अफेक्टिव या इमोटिव मीनिंग. Affective meaning is a meaning that is conveyed by reflecting the personal feelings of the speaker, including his attitude to the listener or his attitude to something he is talking about. तो मैंने जैसे कि बताया कि ऐसा मीनिंग जो कि हमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स की तरफ रिफ्लेक्ट करवाए, दैट इज इफेक्टिव मीनिंग. And this type of meaning deals with the way of a language can reflect personal feelings, and it refers to emotive associations or effects of words evoked in the reader or listener. Affective meaning is often conveyed through conceptual, connotative content of the words used. Affective meanings हमें conceptual, connotative इन कंटेंट से भी हम उससे कन्वे कर सकते हैं कि इसका conceptual meaning अगर ये बन रहा है तो affective भी बनेगा. मीनिंग की टाइप्स है ना, दे आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अफेक्टिव मीनिंग. अब अफेक्टिव मीनिंग सबको हमें पता लग गया कि हमारे इमोशंस के साथ अटैच है. अगर अब हमने किसी को डायरेक्टली चुप करवाना है, हमें वो बंदा नहीं अच्छा लग रहा, हम उसको कहें यू आर अ हॉरिबल पर्सन एंड आई हेट यू, और दूसरी तरह हम उसको बोले आई डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर नॉट अ नाइस पर्सन. तो अब ये तरीका है कि मैं उसको डायरेक्टली शटअप कॉल दे दूँ, लेकिन इनडायरेक्ट मैं उसको कह सकती हूँ बी क्वाइट प्लीज एंड शट अप. तो ये तरीके हैं. एक तरफ आप डायरेक्ट बोल के चुप करवा दो कि मुझे आप पसंद ही नहीं हो, और दूसरी तरफ आप इनडायरेक्ट कह रहे हो कि आप प्लीज़ ज़रा चुप कर जाओ. तो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन व्हेन यू से डायरेक्ट टू समबडी एंड व्हेन यू से इनडायरेक्ट.
सो नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्टिव मीनिंग. रिफ्लेक्टिव मीनिंग हमारे पास ऐसा होता है जब हमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स हमें पता लग रहे हो ना किसी सिचुएशन में, तो वो रिफ्लेक्टिव मीनिंग होता है क्योंकि वो एक से ज़्यादा चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. दिस इज वन which arises in cases of multiple conceptual meanings when one sense of a word forms part of our response to another. यानी कि एक वर्ड का किसी दूसरे सेंस में भी उसका कॉन्सेप्चुअल मीनिंग बन रहा है तो वो मीनिंग उसके होंगे रिफ्लेक्टिव मीनिंग. It is the case where reflected meaning intrudes through the sheer of strength of emotive suggestions and is illustrated by a word that has different meanings. तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिव मीनिंग बेसिकली वही होता है जो एक से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग यूज हो रहा हो, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, तो वो होता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव. इसकी एग्जांपल ले लें कि इन चर्च सर्विस द कंफर्टर एंड द होली घोस्ट रेफर टू द थर्ड इन ट्राइनिटी. ये दोनों ही रिलीजियस वर्ड्स हैं बट अनकॉन्शियसली देयर इज अ रिस्पॉन्स टू देयर नॉन रिलीजियस मीनिंग्स टू. यहाँ पर रिलीजियस मीनिंग भी आता है और नॉन रिलीजियस भी आता है जिसकी वजह से ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव मीनिंग्स हैं. Next we have again examples that in poetry too we have reflected meanings as in daffodils. जैसे कि a poet could not be but gay in such a jocund company. Example of taboo words. Taboo words वो होते हैं जो हमें मना किए जाते हैं और जो कि prohibited होते हैं. तो ये जो जैसे addictive है तो ये भी you can say reflected meaning में आता है. Next we have कॉलोकेटिव मीनिंग इन लीड्स मॉडल. अब मैंने कॉलोकेशन पे एक कंप्लीट वीडियो डाली हुई है, सो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू. कॉलोकेटिव मीनिंग हमारे पास ऐसा होता है कि हम वर्ड्स को आपस में जोड़ के उसका एक मीनिंग बना लें तो डैट विल बी इट्स कॉलोकेटिव मीनिंग. यानी कि वो वर्ड्स जो नेटिव स्पीकर्स मिला के बोलते हैं, लाइक इफ समबडी आस्क मी हाउ आर यू, आई विल से दैट आई एम प्रीटी गुड. तो प्रीटी और गुड का कॉम्बिनेशन और इकट्ठा बोलना अब ये बहुत कॉमनली यूज होता है, तो डैट विल बी अ कॉलोकेटिव मीनिंग. ठीक है, तो कॉलोकेशन में जो मीनिंग्स यूज होते हैं, कॉलोकेशन जहाँ पर यूज हो जाए तो वहाँ पे जो मीनिंग्स आते हैं डैट विल बी कॉलोकेटिव मीनिंग. यानी कि हम एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ एसोसिएट कर दें और फिर हम उसको यूज करें, बेशक लिखने में बोलने में जैसे मर्जी, बहुत कॉमन यूजेज हो जाए तो वो हमारे पास होता है कॉलोकेटिव मीनिंग. एग्जाम्पल, हाईली कॉम्प्लिकेटेड. अब हाईली और कॉम्प्लिकेटेड हमेशा साथ यूज होते हैं कि दिस टास्क इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी. तो ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास कॉलोकेटिव मीनिंग है. एक्सट्रीमली जॉयफुल, हम ये नहीं कहते लार्जली जॉयफुल, वी से एक्सट्रीमली जॉयफुल. बट हाईली जॉयफुल कैंट बी यूज. नीचे लिखा आ गया कि हाईली जॉयफुल हम नहीं कह सकते क्योंकि ये कॉलोकेशन है ही नहीं. ये ठीक जरूर होगा लेकिन ये कॉलोकेशन नहीं है, ना ही यहाँ पे कॉलोकेटिव मीनिंग देगा क्योंकि ये हम यूज करते ही नहीं है. Although collocations can be difficult for both native speakers and L2Ls alike to understand. Meaning or imagery as D. Saussure stated can help us to learn collocations. उसने क्या कहा था कि collocative meanings help English speakers to better enable themselves to communicate freely and creative. और वैसे भी हमारे माइंड के लिए ये बहुत ईजी है कि हम वर्ड्स को चंक्स में याद करें बजाय इसके कि हम वर्ड्स को यू कैन से अलग अलग सेपरेटली अपने माइंड में रखें. इस पर एक पूरी थ्योरी भी है, दैट्स कॉल्ड द लेक्सिकल प्राइमिंग थ्योरी, जो कि माइकल हॉयर ने दी है. तो इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा देख लेते हैं कि कॉलोकेटिव मीनिंग of the association a word acquires on account of the meaning of words which tend to occur in its environment, and therefore collocation is a broader term which describes words that often appear together in common usage either spoken or in text. तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की. Even though many words have a hard time getting their heads around collocative meanings, and it is imperative that they try to learn a few phrases as to reach their goal of speaking more meaningful and fluent English. जब collocative meaning यूज़ करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि speaking English हमारी fluent होती है. क्यों? क्योंकि हम words को इकट्ठे यूज़ करते हैं और हमें पता लगता है कि native speakers ये expressions यूज़ करते हैं, तो उससे हमारी speaking और effective होती है और meaningful होती है और fluency भी increase होती है. One reason students have trouble learning them is because of forced language transfer. This means that, as in typical for most EFL students, they might try to translate the collocations from their native language into English and vice versa. कुछ स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती हमेशा, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि वो कॉलोकेशन को समझें. तो कॉलोकेशंस कुछ स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन
कॉलोकेशंस जो है वो आर्बिट्री है, लाइक इनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है. देयर आर सो मैनी थाउजेंड्स लैक्स ऑफ कॉलोकेशंस, हम इनको काउंट नहीं कर सकते. एंड दे लैक रूल्स एंड रीजंस फॉर देयर एग्जिस्टेंस. कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कॉलोकेशंस ऐसे ही बन जाती हैं. नेक्स्ट वी हैव थीमेटिक मीनिंग. दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट. थीमेटिक मीनिंग हमारे पास ऐसा होता है कि हम एक बात करने के बहुत से तरीके होते हैं. जैसे एक बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल है, कहते हैं रोको मत जाने दो, और एक तरफ कहते हैं रोको मत जाने दो. तो अल्फाज एक ही हैं, सेंटेंस एक ही है, लेकिन उसको बोलने के तरीके दो हैं. तो इसी तरह इस मीनिंग को हम कहते हैं थीमेटिक मीनिंग, यानी कि कोई वर्ड्स या कोई सेंटेंस जो है वो एक से ज़्यादा मीनिंग हमें दे रहा है सिर्फ उसके स्ट्रेस पैटर्न को या फोकस को चेंज करने के लिए, तो वो हमारे पास होता है थीमेटिक मीनिंग. यानी कि हम एक बात को किस तरह से बयान करें, हम एक बात को किस तरह से बोल रहे हैं, हर बात करने का तरीका अलग होता है ना, तो दैट विल बी थीमेटिक मीनिंग ऑफ दैट. We can also say that the way we order our message also convey what is important and what is not. This is basically thematic meaning. हम अपने बात से बता देते हैं कि क्या चीज़ important है, क्या चीज़ नहीं है. ठीक है. Next we have its example कि thematic meaning is more concerned with active and passive voice sentences. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि Mr. Smith donated the first prize, तो इसमें ये बात आ जाती है कि what did Mr. Smith donate. ये एक तरीका हो गया. और अगर मैं कहूँ द फर्स्ट प्राइज वॉज डोनेटेड बाय मिस्टर स्मिथ, तो हु डोनेटेड द फर्स्ट प्राइज. तो ये दोनों बातें एक दूसरे के इंटर रिलेटेड हैं, एक जैसी ही हैं, लेकिन इनको बात करने का तरीका अलग है. अरेंजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स दैट डिटर्मिन्स द पॉइंट ऑफ एम्फोसिस इज कॉल्ड थीमेटिक मीनिंग. द कैट ड्रैंक द मिल्क, ठीक है, एंड द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट. तो ये दोनों मीनिंग्स अलग अलग हैं कि एक में कैट ने मिल्क पी लिया एंड वो एक हैप्पी पिक्चर है, बट एट द सेम टाइम द चाइल्ड इज क्राइंग वाई बिकॉज द मिल्क वॉज ड्रंक बाय द कैट. तो ये इसका थीमेटिक मीनिंग है कि बात करने का तरीका चेंज है, बात एक ही है लेकिन उसका अंदाज बदल दिया हमने, इंपॉर्टेंस बदल दी है. तो स्टेटमेंट्स इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैव द सेम कॉन्सेप्चुअल मीनिंग बट डिफरेंट कम्युनिकेटिव वैल्यूज. अगली हम आप बात करते हैं ऑल्टरनेटिव ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन की. यानी कि अगर हम ये थीमेटिक मीनिंग में हम क्या करते हैं कि ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन बदल देते हैं सेंटेंसेस की, जिससे मीनिंग तो चेंज नहीं होता, लेकिन ये है कि बात करने का अंदाज बदल जाता है. जॉर्ज लाइक्स इंडियन स्ट्रीट फूड मोस्ट. और अगर अब इसमें किस पर फोकस है, इंडियन स्ट्रीट फूड पे, कि जॉर्ज लाइक्स इंडियन स्ट्रीट फूड मोस्ट. लेकिन अगर मैं कहूँ कि इट इज़ द इंडियन स्ट्रीट फूड जॉर्ज लाइक्स मोस्ट, तो यहाँ पर जॉर्ज पर फोकस है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को ऑल्टरनेट कर दिया. नेक्स्ट वी हैव सब्सटीट्यूशन ऑफ वर्ड्स और लेक्सीम्स, यानी कि हम चेंज कर देते हैं कुछ वर्ड्स या कुछ लेक्सीम्स को. जैसे माई ब्रदर ओन्स द लार्जेस्ट होटल इन टाउन, कि यहाँ पे कहा कि मेरा भाई जो है उसने सारा लार्जेस्ट होटल जो है वो उसका है टाउन में. द लार्जेस्ट होटल इन टाउन बिलोंग्स टू माई ब्रदर. यहाँ पर अब इंपॉर्टेंस चेंज हो गई, पहले उसके भाई की ही बात हो रही थी, बट अब लार्जेस्ट होटल की बात हो रही है इन द नेक्स्ट सेंटेंस. तो ये चीज़ें हैं जहाँ से बात करने के अंदाज से एक सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द 7 काइंड्स ऑफ मीनिंग. अब हम देखते हैं इसका कंप्लीट रिव्यू. दैट अब किया क्या था, लीच ने बहुत अच्छा काम किया था. वैसे तो उन्होंने बता दिया था कि हम अपने जो मीनिंग्स हैं, एक वर्ड के मीनिंग है, वो बहुत सी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है. एक बहुत ब्रॉड टर्म है मीनिंग, दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट थिंग. बहुत क्लियर वे दे दिया जियोफ्रे लीच ने कि हमारे हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम जो मीनिंग्स यूज़ करते हैं, वो एक तरह के नहीं है. दैट आर ऑफ 7 टाइप्स. और फिर उन्होंने उसको वो 7 टाइप्स में जो बताया वो हमने सारी बता दी कि वो कौन कौन सी थी. तो अब इस तरीके से उन्होंने डेवलप किया कि जो कॉनोटेटिव, सोशल, अफेक्टिव, रिफ्लेक्टिव और क्वालिटेटिव थे ना, ये सारे वो कहते हैं एसोसिएटिव मीनिंग है, यानी कि ये किसी ना किसी चीज़ से एसोसिएट करते हैं. और कॉन्सेप्चुअल मीनिंग एंड थीमेटिक मीनिंग्स. कॉन्सेप्चुअल हमें पता लग गया कि ये हमारी थिंकिंग से, हमारी इमेजिनरी से जो चीज़ें डील करती हैं, वो मीनिंग्स है कॉन्सेप्चुअल. कॉनोटेटिव हमें पता लग गया कि किस तरह एक रीडर परसीव करता है. सोशल मीनिंग, सोशल कॉन्टेक्स्ट या लैंग्वेज हम किस तरह यूज़ करते हैं. अफेक्टिव मीनिंग हमारे इमोशंस के साथ रिलेट करती है. रिफ्लेक्टिव मीनिंग होता है कि अगर एक वर्ड के बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स हैं. कॉलोकेटिव मीन्स के जो वर्ड्स हमेशा हम साथ साथ यूज़ करते हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं. एंड थीमेटिक मीनिंग्स में हमारे पास ये चीज़ आती है कि कोई बात किस तरह से की जा रही है. तो ये चीज़ें हमारे पास हैं लीच मॉडल ऑफ मीनिंग, जिसमें जियोफ्रे लीच ने मीनिंग्स को 7 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था. सो थैंक यू सो मच. दैट वाज ऑल अबाउट द जियोफ्रे लीच मॉडल ऑफ मीनिंग.